आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फैमिली मेडिसिन और प्राइमरी केयर नाम के एक जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जो बताती है कि भारत में सेक्सुअल हेल्थ को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उसमें कहा गया कि भारत में इसे पब्लिक हेल्थ का इशू मानते तो हैं पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि होना चाहिए। इसलिए आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ को लेकर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आदाब। मैं प्रतीक वाघमारे आज तक रेडियो पर फिर हाजिर हूँ हेलो डॉक्टर के नए एपिसोड के साथ। सेक्सुअल हेल्थ को लेकर सभी के मन में कई सारे सवाल, चिंताएं, भ्रम होता ही है क्योंकि इस टॉपिक पर हम कभी खुलकर बात नहीं करते। ना ही ये बातें स्कूल में हो पाती है, ना ही घर पर इस पर कोई खुलकर बात करता है। लेकिन इस पर जानना हम सब चाहते हैं, सभी अवेयर होना चाहते हैं, सभी के मन में कई सारे सवाल इससे जुड़े होते ही हैं। इसलिए आज हम सेक्सुअल हेल्थ को लेकर बहुत ही बेसिक सी बातचीत करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर संजय पांडे जो हेड है एंड्रोलॉजी एंड रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपको और सारे श्रोताओं को। जी, तो सर सबसे पहले मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ को लेकर तो हम इसमें क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ये बताइए। जी बिल्कुल सही। तो आज तक रेडियो की इतनी इम्पॉर्टेंट मंच से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच किया जा रहा है। प्रतीक बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही बेसिक सवाल है और इस सवाल पे हम गौर करना चाहते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपने ये पूछा है कि सेक्सुअल हेल्थ के वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो सेक्सुअल हेल्थ की पॉजिटिविटी के बारे में बात करने की कोशिश है। आज हम एक पॉजिटिव हेल्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम अपनी सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं, हम एक पर्सनल अट्रैक्टिवनेस की बात कर रहे हैं और अपनी हम कंपीटेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम एक्चुअली अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल डिसफंक्शन, फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और फ्रीडम फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ सेक्सुअल थॉट्स जो शायद आज के ज़माने में इतना कुछ ओवर इन्फॉर्मेशन के साथ आ चुका है। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करने की कोशिश अगर कर रहे हैं जिसमें हम सेक्सुअल हेल्थ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं प्रतीक, तो दो चीज़ों की बात है। एक तो नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन क्या है जिसके बारे में हमें गौर करना चाहिए, और दूसरा उसका रेस्पॉन्स क्या होता है। तो नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन और उसका रेस्पॉन्स दोनों बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, जो हमारी दिल, दिमाग और बदन से रिलेटेड है। मैंने दिल कहा और दिमाग कहा तो माइंड की जो थॉट्स और इमोशंस को हम जोड़ते हैं, और जिस तरह की सोच, जिस तरह की प्रक्रिया, जिस तरह की भावनाएं जगती हैं, बॉडी को उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। और बॉडी के रेस्पॉन्स नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन में कैसे आती है? वो आती है अगर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मल हो, मतलब आपके नर्व्स और आपकी सारी नर्व्स की ढांचाएं नॉर्मल है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम और आपकी ब्लड की फ्लो की सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब आपकी हार्ट अच्छा पंप कर रही है और दूर कहीं घुटनों तक, पांव तक और पुरुषों के लिंग और औरतों के ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई अच्छी फ्लो कर रही है। और फाइनली हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें हमारी प्यूबर्टी के साथ साथ हमारी ग्रोथ होती गई और हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को हमें अपने बारे में आइडिया था। तो हम उन अफर्मेटिवली उन पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं जिसमें हम डिजायर, एराउजल, ऑर्गेजम, रेजोल्यूशन एक तरफ, और दूसरी तरफ पुरुषों और औरतों की जो एबिलिटी है सेक्सुअल हेल्थ को अचीव करने के लिए, जिसमें एक सही इंफॉर्मेशन और गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन की बात हो सकती है, और वो आज तक रेडियो के प्लेटफॉर्म से आप पे पहुंच रहा है। रिस्क के बारे में जानना, वल्नरेबिलिटी के बारे में जानना, इन्फेक्शंस के बारे में जानना, अपनी हेल्थ केयर की एक्सेस के बारे में जानना, और किन डॉक्टर के पास जाएं अपनी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में ये भी जानना कि यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, जहां मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे इस पे काम करता हूं, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ फंक्शन और दूसरी तरफ डिसफंक्शन, जो दो छोर पे हैं, उन दोनों के बारे में अगर हम पूरी चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिक्स ABCD से XYZ तक, मतलब अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में, उन बॉडी पार्ट्स और उन सेक्सुअल ऑर्गन्स की कैपेबिलिटी के बारे में,
उनके इन्फेक्शंस के बारे में जो हो सकता है, और सैडली इनकेपेबिलिटीज के बारे में जो एक पुरुष और स्त्री की जब गठबंधन होती है तो उनके इनकेपेबिलिटीज जिसके कारण हम सफर करते हैं, उन परफॉर्मेंस और उन सेंसुअल पार्ट्स के बारे में। और हमें याद रहे, एक बहुत ही कॉमन टर्म आज के जमाने में गूगल किया जा रहा है और यूज किया जा रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। प्रतीक, ये शब्द बहुत हद तक चर्चा में रहेगा। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट, पुरुषों के लिंग के बारे में, जिसपे एंड्रोलॉजी पे हम इतना काम करते हैं, जिसे पेरोनीज डिजीज कहते हैं। और सैडली एक बहुत ही नेग्लेक्टेड हेल्थ के बारे में, जिसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल हेल्थ, जिसकी शायद आपने सही शुरू में बात की कि बहुत सी चीजें शायद विडंबना में रह गई हैं या सोशल सर्कल्स में छिप के रह गई हैं। तो ये बहुत बड़ा दायरा है और इस दायरा को मिस नहीं करना चाहिए, और इन सब चीजों पे थोड़ी बहुत डिस्कशन हो सकती है। ओके, आपने भी अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात की, और इस दौरान जो है कोविड का काल चल रहा है, तो क्या लगता है सर, क्या कोविड का इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इनका कोई लिंक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और बिल्कुल इन प्रेजेंट टाइम्स में इसे एड्रेस करना जरूरी होगा। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फिर अगर देखा जाए तो एक वास्कुलर, एक साइकोलॉजिकल, एक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम होता है, जो पुरुषों में शनै शनै होता है या सडन ऑनसेट होता है। आज जब हम इस पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं और हम सक्सेसफुली, पूरी मानवता इसको बीट करने की कोशिश कर रही है, ये एक पूरे दिल, दिमाग और बदन के हर ऑर्गन्स को, लंग्स से इफेक्ट करता हुआ बदन के हर ऑर्गन्स को इफेक्ट कर चुका है। ये देखा गया है रिसर्च की आंकड़ों को देखते हुए, और अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो थोड़ी बहुत इसकी रिस्क को अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि कुछ वास्कुलर इफेक्ट्स या कुछ ब्लड सप्लाई की जो इफेक्ट होती है, उस पर बात हो रही है। बिकॉज देखा जाए तो कोविड-19 या कोरोना की जो बीमारी है, वो एक तरह की हाइपर इन्फ्लेमेशन है। बॉडी को एक हाइपर इन्फ्लेमेशन की दौर पे गुजरती है, जिसमें ब्लड सप्लाई का बहुत हद तक हार्ट से गुजरते हुए उन ऑर्गन्स तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उन नसें हैं जिसमें खून रगों में दौड़ती है, उनका ब्लॉक हो जाना, उनका नैरो हो जाना, हाइपर इन्फ्लेमेशन में, हाइपर वास्कुलर स्टेट में बहुत बार इस तरह के क्लॉट्स फॉर्म हो जाना, ये अनकॉमन नहीं रहा है। तो देखा गया है कि जो लोग सेक्सुअल फंक्शन के बॉर्डर पे थे, वो बिल्कुल सेक्सुअल डिसफंक्शन की तरफ चले गए। इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल भी देखा गया है, और थोड़ा बहुत ओवरऑल हेल्थ की डिटेरियोरेशन पे भी देखा गया है। जनरली देखा गया है कोविड मरीज जो रिकवर करके अपने घर गए और रिकवर कर गए, उसके बाद उनकी जनरल ओवरऑल हेल्थ में वो रिकवरी हो नहीं पाई जो शायद एबीसी था रिकवरी के पहले, अब शायद XYZ हो जाता है, लेकिन रिकवर्ड कहलाते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ की डिटेरियोरेशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बहुत हद तक क्लोजली मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ से कंबाइंड है, जिसमें एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन। और फाइनली ये आंकड़े आ रही हैं कि वास्कुलर हेल्थ, तो उन लोगों में जो डायबिटिक हैं, जिनमें ब्लड सप्लाई की इशू रही है, जिनमें कार्डियक प्रॉब्लम रहा है, जो लोग इन सब चीज़ों पे हैं और जो बहुत सिगरेट स्मोकर्स थे और ओबीस थे, उन लोगों में देखा गया है कि कुछ सबसेट ऑफ लोगों में ब्लड सप्लाई का घटना, हार्ट के फंक्शन में चेंज होना और हाइपर कोगुलेबल स्टेट इज हाइपर इन्फ्लेमेशन में देखा गया है। तो हाँ, एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स में ये देखा गया, पर इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप अपने हेल्थ को हम इतना ऊंचा मेंटेन कर रहे हैं, तो वो हेल्थ अपनी मेंटल और सोशल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पर हाँ, ये बहुत शुरुआत के दिन है, अभी इसकी रिसर्च चलेगी और इसमें बहुत कुछ जानने को जरूरी है। तब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग और इस बीमारी को अपनी एक्टिविटी से और अपनी वैक्सीनेशन से आगे बढ़ा करके प्रिवेंट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ओके, तो एक और है सर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है, इस बारे में हम लोग कई बार स्कूल में भी पढ़ते रहते हैं। इन्फेक्शंस के बारे में हम जानते हैं, एड्स, HIV हमने सुना है, लेकिन इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर कोई इससे गुजर रहा हो, वो कैसे समझे? वो कौन सी स्टेज है जिस वक्त उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाना चाहिए? क्या वो नोटिस करेगा? जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबको पता होना कि एकदम हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके इन्फेक्शंस कभी कभी बहुत ही दीर्घ और बहुत ही डीप तक जा सकते हैं। अगर उस तरह के साइंस और सिम्टम्स हम देखें जो हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस की तरफ ले जाता है, तो याद रहे कि एक तरफ तो वो सिम्टम्स हैं जिसमें लिंग पे और गुप्तंग के एरिया में अगर कोई सोर है, कोई घाव है जेनाइटल्स में, या ओरल एरिया में या रेक्टल एरिया में, या पूरी उस पेरिनियल एरिया में कहीं भी सेक्सुअली एक्टिविटी के बाद कोई जलन है, कोई दर्द है, कोई घाव है, कोई सोर है, या कोई डिस्चार्ज होना शुरू किया जो लिंग के द्वारा हो रहा है या जो पेशाब के रास्ते से आ रहा है पुरुषों में, या उस तरह की कोई बहुत ही ऑड स्मेलिंग औरतों की वजाइनल डिस्चार्ज हो रही है, एक अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एक तरह की पेन हो रही है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो इसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का सिम्टम मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो सिम्टम्स जो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आए हैं,
और जो उस तरह की चीज़ों में हैं जिसमें हमें सिम्टम्स कुछ घंटों से, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों के अंदर होता है, और जिसका एक प्रिकर्सर है सेक्सुअल एक्टिविटी, जो एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी था विद एन अननोन और अ नोन पार्टनर, तो उसे हम कहेंगे कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की इशू है। तो ये इशू बहुत हद तक लोकलाइज होता है, और ये गुप्तंग के एरिया में, ओरल कैविटी में, रेक्टल कैविटी में, पेरिनियम में किसी तरह के डिस्चार्ज, किसी तरह का घाव, किसी तरह की स्मेल, किसी तरह का यूरेथ्रल डिस्चार्ज, लालपन होना, जलन होना, कुछ बढ़ जाना, और कोई सोर होना जो हील नहीं हो रहा, और आपने कोई ओवर द काउंटर दवाई ले ली और देर कर रहे हैं, तो इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहेंगे। इस तरह की कोई एबनॉर्मलिटी आपको, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को अगर आप स्त्री हैं, और यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को अगर आप पुरुष हैं, इसमें कोई विडंबना या देर नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस तरह के इन्फेक्शन को हम बिल्कुल निप इन द बड करना चाहते हैं, हिट हार्ड एंड हिट फास्ट। ओके, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बिल्कुल। पॉइंट है। लेकिन अगर सर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो भी क्या एक किसी पीरियड ऑफ टाइम में हमें टेस्ट करवाने चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। आपने कहा था कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के सिम्टम्स, तो देखिए कॉमन जो बीमारियां देखनी जा रही हैं आज के ज़माने में उन युवतों में और यंग लोगों में, उनमें सबसे कॉमन तो क्लामाइडिया और गोनोरिया बहुत कॉमनली देखा था। आज सिफिलिस और गोनोरिया खत्म होता जा रहा है। आज ट्राइकोमोनियासिस एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये सब इतने क्योरेबल माने जाते हैं बिकॉज आज उस तरह की दवाइयां आ चुकी हैं, और जागरूकता इसलिए आज तक रेडियो से इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक एग्जिस्टिंग और सिंगल डोज रेजिमेंट से बहुत सी दवा इस तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। तो जानना जरूरी है कि इसके लक्षण हैं तो लक्षण को नजरअंदाज ना करें आपकी भाषा में, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स कुछ दिनों, कुछ हफ्तों और बहुत बार बहुत महीनों तक भी आपको ना देखने को मिले। पर अगर आपको फंक्शन में गड़बड़ लग रहा है तो आपको देर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये बताना है कि अगर वो गांठ होती है जिसे हम वॉट्स कहते हैं, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वो वॉट्स को लाता है जो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक देखी जाती है। जेनाइटल हर्पिस उस तरह की दर्द होती है जो दर्द हुआ तो हम दर्द के बाद, पर बहुत बार दर्द ना हो। क्लामाइडिया उस तरह की इन्फ्लेमेशन जिसमें एक वाटरी सब्सटेंस निकलता है। गोनोरिया वो जिसमें बड़ी थिक तरह की सब्सटेंस निकलती है। पर मेरे को बताएं आप, HIV की इन्फेक्शन, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन की ट्रांसमिशन, ये सब जो है HIV, HBsAg, HCV की जो ट्रांसमिशन है, इनका कोई सिम्टम्स नहीं होता। तो अगर हमारी इस तरह की कांटेक्ट हो चुकी है, उस जमाने में भी सिफिलिस जो थी वो बहुत देर तक के बाद प्रेजेंट करती थी। तो जो सबसे डेंजरस वायरल डिजीजेस हैं जो उस जमाने में काबू में आ चुकी है हमारी दवाइयों और हमारी ट्रीटमेंट के द्वारा, जैसे हम HIV की इन्फेक्शन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, HBsAg की इन्फेक्शन कहते हैं, HCV की इन्फेक्शन कहते हैं, ये सारे भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो ये जरूरी है कि अगर हमें कोई सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ, हमें किसी तरह की सिम्टम्स जो एबनॉर्मल लग रही हैं, और वो एबनॉर्मल सिम्टम्स है जो हमारे साथ नहीं थी क्योंकि हम सेक्सुअली एक्टिव पुरुष हैं, स्त्री हैं, और हमें ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम हर समय सिम्टम्स का इंतजार ना करें। बहुत बार ये सिम्टम्स बहुत जल्दी आ सकते हैं, कुछ घंटों में, अगले दिन सुबह, और कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, या बहुत बार कभी नहीं। आपको कोई चीज एबनॉर्मल लग रहा है, परसिस्टेंट लग रहा है, तो अपने एंड्रोलॉजिस्ट को पुरुष होते हुए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को स्त्री होते हुए दिखाने के बिल्कुल टाइम पे है, बिना नजरअंदाज किए। तो सिम्टम्स बहुत जरूरी नहीं है। एक और कॉमन टॉपिक है जो सेक्सुअल हेल्थ में यूजुअली कवर होता है, मास्टरबेशन को लेकर, लेकिन इससे जुड़े भी कई सारे मिथ्स हैं सर। तो आप ही थोड़ा इसको क्लियर कीजिए कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मास्टरबेशन जो करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर ये कितनी देर तक करना चाहिए, या जो लोग ज़्यादा करते हैं क्या उनके साथ कोई समस्या है? क्या है इसको, आप क्या कहेंगे इस पर? सेक्सुअलिटी की भाषा में कहा जाता है कि हम एक तरह की माइंड और बॉडी की जो कंपोजर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो डिजायर, फिर वो अराउजल, और फिर वो ऑर्गेजम, और फिर वो अचीव करना रेजोल्यूशन, ये एक तरह की एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो आदमी और पुरुष और स्त्री अपने आप में जब अकेलेपन में अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो अपने बॉडी पार्ट्स को पहचानना, अपने बॉडी पार्ट्स को आगे ले जाना, और इसमें दोनों पुरुष और स्त्री अकेलेपन में जो मैस्टरबेशन या सेल्फ स्टिमुलेशन कहें या हस्तमैथुन कहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रही है, और ये हर पुरुष और स्त्री के लिए नॉर्मल और कॉमन रहा है। इससे इस तरह की एक मिथ्या में रखी गई है कि हम बहुत से मिथ में रहते हैं, और ये मिथ है कि ये गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। सेक्सुअल पार्लेंस में सेक्सुअल डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे कि ये गड़बड़ नहीं है, पर एक तो भाषा अंग्रेजी में कही है, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इसे सुबह, दोपहर, शाम में लगे हुए हैं, हफ्ते में हर दिन लगे हुए हैं और लगे ही हुए हैं, तो ये एक तरह की आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, और उस प्रैक्टिस को आज के जमाने में आप परफेक्शन की तरह ले जाने के लिए, आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए जिस तरह की विडंबना में रहते हैं और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने आप से, ये थोड़ा गलत होता है। कहने का मतलब कि हस्तमैथुन अपने में गलत नहीं है,
हस्तमैथुन अपने में आपको हेल्दी है। ये वही चीज है कि एक पुरुष का लिंग और एक स्त्री की गुप्तांग किसी और ऑर्गन से टकरा करके और किसी और ऑर्गन की स्टिमुलेशन के द्वारा अपनी वो मोटिवेशन, अराउजल और उसके बाद में फिर ऑर्गेजम और रिजोल्यूशन को पहुंच रही है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है। वो सेक्सुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए अकेलेपन में या दंपति जीवन में अपनी पार्टनरशिप के साथ होता है। तो इसकी जो मिथ्स रही है, उस मिथ में ये है कि उससे हम कमजोर हो जाते हैं। कृपया आप कभी कमजोर नहीं होते मैस्टरबेशन से, ये गलत फहमी से निकल जाए। दूसरा, ये बहुत करने से हमारे लिंग की आकार बदल जाती है, ये भी गलत है। आपकी लिंग ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। लिंग की कैपेबिलिटी है, वो एक स्पंजी टिश्यू है दोनों तरफ, जिसमें इस तरह की स्टिमुलेशन के द्वारा खून का उन रगों में दौड़ना, उसका स्टिमुलेशन होना, उसमें एक तरह की कैपेबिलिटी आना, आपको अच्छी फीलिंग आना, और उसके बाद फाइनली वो अराउजल से ऑर्गेजम रीच करना, ये सब एक तरह का पूरा सिस्टम बना हुआ है जो लिंक्ड है। डिजायर से लिंक हो अराउजल, अराउजल से आप कैपेबल रहे और आपने हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन की और फिर आगे बढ़े। तो इसके जो भी मिथ्स हैं वो मिथ्स ऐसे हैं कि वो सारे नेगेटिव हैं। इसकी पॉजिटिविटी क्या है? इसकी पॉजिटिविटी है कि पुरुष अपने आप में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से और औरतें अपने आप को एसटीआई और एसटीडी से बचा पाती है। तो बहुत बार अननेचुरल एक्टिविटीज और बहुत बार अननोन पार्टनर्स से बचने के लिए लोग अपनी कैपेबिलिटी को खुद ही आजमाते हैं, अंदाज तक पहुंचते हैं। तो मैं इसमें कोई नेगेटिव नहीं पाता, लेकिन जैसा मैंने अंग्रेजी भाषा में बताया कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ऊंची रहती है कि फिर आप गूगल करके देखते हैं कि कौन से तरीके से करें, कैसे ना करें, कैसे ये करें वगैरह वगैरह। ये पता रहे कि पुरुषों को अपने ऑर्गन्स के बारे में जानने की जरूरत है। अननेचुरल बेंड करना और ऑर्गन्स को चोट पहुंचना और फ्रैक्चर पेनिस जैसी एक्सीडेंट्स का करना हस्तमैथुन में कोई बहुत ही अननेचुरल और बहुत ही अचीविंग कैपेबिलिटीज की तरफ ना बढ़ना, ये एक तरह की सेक्सुअलिटी को मेंटेन करने की जो कोशिश है, उस कोशिश में अपनी एक्टिविटी को मेंटेन कर पाना और उसे बढ़ा पाना, यही आपका अंदाज रहता है। और इस अंदाज को आगे ले जाने के लिए अगर आप हफ्ते में कई बार अगर मैस्टरबेशन करते हैं, दिन में 2 बार भी कर लिया आपने, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो इस तरह से आप अपनी जो डिजायर्स को एक तरफ रेजोल्यूशन पे लाते हैं। तो ये गलत नहीं है। बस ये है कि इसे ओवरडू ना करें, इसे अननेचुरल प्रैक्टिस से ना करें, इसमें कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो जहां अपने ऑर्गन को चोट पहुंचे, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने काबू में रखें जो शायद हमारे बस में नहीं रहता। अदरवाइज ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, और हेल्दी प्रैक्टिसेस को उस तरह से मेंटेन करने से शायद आप अपनी कैपेबिलिटी में अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं। ये और बात है कि जो सिर्फ मैस्टरबेशन में लगे हुए हैं वो शायद दंपति जीवन में अपने आप को उतना कंफर्टेबल नहीं पाते, और एक तरह से एक कुछ प्रैक्टिसेस को अनडू करना पड़ता है और उसके बाद नई प्रैक्टिसेस को डू करना पड़ता है। तो अनडूइंग एंड डूइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, जहां पे हम अपने आप को अकेलेपन में थे और फिर हम दंपति जीवन में या पार्टनरशिप में हैं, तो हम अपने आप को अवश्य ढालते हैं। और बहुत से लोग अपने आप को भी स्टिमुलेट करते हैं और दंपति जीवन में भी रहते हैं, और दोनों का जो स्टिमुलस, दोनों की अराउजल और दोनों की कैपेबिलिटीज बहुत हद तक उस समय पार्टनरशिप पर डिपेंड करेगी। तो ये सब कुछ एक अपनी जीवन में साथ साथ अपनी शैली में साथ लेकर के आगे चलना और उन मिथ से आगे निकल करके इसे हेल्दी मानना, तो ये आगे बढ़ने में आपको मदद करेगा। बिल्कुल, बस ध्यान ये रखना है कि किसी भी चीज की अति ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। एक नाइट फॉल को लेकर भी हम पढ़ते रहते हैं, अक्सर हम कई सारे एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं डॉक्टर साहब, दीवारों पर लिखा होता है स्वप्न दोष से बचें, हमारे पास आए, जो भी एडवर्टीजमेंट हम ऐसे देखते हैं। अब नाइट फॉल को जब मैं हिंदी में कह रहा हूँ स्वप्न दोष, यानी इससे क्लियरली एक मैसेज जा रहा है कि एक दोष है, यानी इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो वाकई में क्या स्वप्न, ये नाइट फॉल है, ये प्रॉब्लम है, बीमारी है, या ये नॉर्मल है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रतीक, और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ आज तक रेडियो की इस तरह की बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। तो जो एक बार शब्द दे दिया और नाम दे दिया, उसके बाद बेचारा नाम वही रह गया। स्वप्न दोष में कोई दोष नहीं है। स्वप्न दोष में से इतना ही है कि आप उस निद्रा में हैं, उस डीप निद्रा में हैं, जब आप बिल्कुल परियों के साथ कुछ एक स्वप्न में हैं। दोष ये हुआ कि उस समय लीक होता है जब आप उस स्टेट में हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में होता तो आपने उसे ऑर्गेजम कहा होता, आपने उसे अचीवमेंट कहा होता, आपने उसे सेटिस्फैक्शन कहा होता, आपने उसे रेजोल्यूशन कहा होता। तो प्रतीक, बहुत संक्षेप में समझाने के लिए, दरअसल ये एक तरह की मिथ रह गई है हमारे देश में और उन सोसाइटीज में जहां बेचारे पुरुष अकेले रहते हैं और उस समय अकेले में परफॉर्मेंस में। तो मैं ये कहता हूँ कि एडोलेसेंट लड़के जो कहीं 15 से 25 साल के बीच में हैं और जो मैच्योरिटी में जा रहे हैं, याद देखिए उनके सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो चुके हैं। उनको अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस आता है, सुबह उठते हैं तो अच्छी इरेक्शन रहती है, रात को जब सो रहे होते हैं तो नींद में जो इरेक्शन होती है, जिसे हम REM स्लीप की इरेक्शन कहते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इरेक्शन होती है। और उस समय सारे स्फिंक्टर्स लूज होते हैं और उस समय जो सेमेन की जो तैयारी हो रही है आपके ऑर्गन्स में अंदर, वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है
ये नॉर्मल है कि उस सिक्रीशंस को या उस सेमेन को आप यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप शायद हस्मैथुन नहीं कर रहे हैं, आप शायद सेक्सुअली एक्टिव नहीं है कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, या आप एडोलेसेंट सिंगल हैं, तो इस तरह की स्वप्न दोष हो सकती है। स्वप्न दोष को हम अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस सेमिनल एमिशन, मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही निकल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं जोर लगा रहा था बाथरूम में तब हमें कुछ सफेद सिक्रीशन दिखे, कुछ लोगों ने हमारे अंडरगारमेंट्स गीले थे जब हम उठ के और सुबह अपने आप को देखे, तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें यह था कि आप डीप निद्रा में थे और नींद में जब आपके स्फिंक्टर्स लूज होते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो निकल जाता है, और इसका मतलब ये है कि आपकी इरेक्शन अच्छी रही होगी रात को, आपने बहुत डीप आरईएम स्लीप में सोए होंगे। एक तरह से मैं बोलूं तो नींद में ही आप अपने आप को केपेबल पाते हैं। और स्वप्न दोष मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल सिक्रीशन जो निकलता, ये दरअसल करता क्या है, जो स्वप्न दोष शब्द दे दिया गया है वो दोष आदमी के दिमाग में ऐसा घर कर जाता है प्रतीक, कि ये सब लोग अपने में बहुत अपने आप को दुखी पाते हैं, डिमोरलाइज पाते हैं, हम अपने आप को कमजोर पाते हैं। और ये जो पूरा चीज है जिसे हम आज के जमाने में धात सिंड्रोम तक बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ी एक तरह की एंटिटी बन चुकी है जो दरअसल पूरी मिथ और मिथ के अराउंड सराउंडेड है। तो जो भी पुरुष अकेले हैं, जो पुरुष मैस्टरबेट नहीं करते, जो पुरुष 15 से लेकर के 25 साल के बीच में जो पार्टनरशिप में नहीं है, अकेले हैं और जिनको पता भी नहीं है मैस्टरबेशन या स्वप्न दोष या हस्तमैथुन क्या होता है, उन लोगों के लिए एक तरह की विडंबना बन जाती है कि ये नया डिस्चार्ज क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि एक लड़की जो 12 से 15 साल की है और पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, तो उनकी विडंबना रहती है, वो उनकी माताओं ने उन्हें पहले ही बता दिया होता है, या वो अगर नहीं जानती है तो बिल्कुल घबरा जाती है कि ये खून कहाँ से आया। एग्जैक्टली वैसी कुछ सोचे, मैंने एक बहुत कॉमन एग्जांपल दिया। तो जैसा पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है और एक लड़की घबरा जाती है और उसके पता चलता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और अगर हमने ये पहले से समझा दिया होता तो शायद उस तरह की सेक्स एजुकेशन की बात जो आपने बताया कि हमारी एजुकेशन में लिंक ही नहीं है, हमारे स्कूल्स में लिंक नहीं है, और शायद हमारी हेल्थ सिस्टम में और हमारी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी ये एक विडंबना रही है कि हमने सेक्स को कहीं डिस्कस ही नहीं किया। घर में तो कर नहीं पाते, या हमें कोई स्पून फीड तो होता नहीं, हमारे दोस्तों के बीच में जो हम करते हैं या गूगल पे या यूट्यूब पे करते हैं वो बहुत हद तक मिथ्या में बंधी रहती है। मैं जब अपने चैनल पे यूट्यूब में बोलता हूँ तो मैं हर समय ये बोलता हूँ कि यूट्यूब पे कि आप जानते हैं कि सेक्सुअलिटी क्या है, नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन क्या है, उससे परे अगर बॉर्डर के उस पार जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ी बहुत सेक्सुअल एजुकेशन से स्कूल में पेरेंट्स के द्वारा या अपने सीनियर्स के द्वारा, अपने सीनियर भाई बहन के द्वारा अगर ये आइडिया मिल जाता है तो सब कुछ ठीक होता है। फाइनली स्वप्न दोष लोगों को डिमोरलाइज करता है, वो डिमोरलाइज ना हो, बिकॉज इसके तरीके हैं, इसके ट्रीटमेंट्स हैं। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में मैं हर हफ्ते 2 4 10 ऐसे मरीज देखता हूँ जो शायद इसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हार चुके हैं, डिमोरलाइज हैं, शायद बात भी नहीं करते, आगे सामने आके बैठते हैं तो हमें पूछना पड़ता है कि हम 2 3 चीजों में कुछ और, आपको स्वप्न दोष तो नहीं है? और बोलते हैं हाँ, आपको कैसे पता चला? तो देखिए उनकी चेहरे पे डिमोरलाइज होती है, उनकी बात नहीं निकल पाती, वो बड़े अपने को घबराते हैं, और उनको वापस पटरी पे लाने के लिए फुटपाथ से मेन रोड पे, ये बहुत जरूरी है कि हम इस मिथ्या को यहीं और यहीं बिल्कुल बंद करें कि स्वप्न दोष दोष नहीं है। स्वप्न दोष एक नॉर्मल फिनोमेना है जो सिक्रीशंस और डिस्चार्ज उस टाइम पे हुआ जब आप अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव नहीं पा रहे थे, लेकिन उस समय आपकी अंदर की एक्टिविटी नॉर्मल है। तो जिसको स्वप्न दोष है वो ये जाने कि उनकी न्यूरोलॉजिकल, उनकी हार्मोन्स और उनकी जो वास्कुलर सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अपने आप को अच्छा पाए, बस क्योंकि गलत टाइम पे गलत चीज हुआ है आप घबराए हुए हैं, और ऐसे लोगों को अपने एंड्रोलॉजिस्ट को, अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत है। ऐसे ही कुछ सर फीमेल्स में भी वो भी ऐसा ऑब्जर्व करती हैं जब वजाइनल डिस्चार्ज होता है, बेसिकली वाइट डिस्चार्ज जिसे श्वेत प्रदर कहते हैं, तो इसे लेकर भी मिथ्स हैं, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो इसे अलग नज़रिए से देखते हैं। तो क्या ये भी एक तरीके से जो बीमारी माना जाता है, इसे ये भी मिथ्या ही है? यस, अगर अगर देखा जाए तो फीमेल्स के जो डिस्चार्जेस होते हैं ना, वो डिस्चार्जेस पे हमें जरा गौर करने की जरूरत होती है, बिकॉज फीमेल की जो वाइट वजाइनल डिस्चार्ज है, जो डिस्चार्ज उनको तंग कर देती है, उसके अलग अलग कारण होते हैं, और उन कारणों को हमने बहुत बार एक्चुअली नजरअंदाज किया हुआ है। तो वजाइनल डिस्चार्ज हद तक मैं बोलूंगा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर कोपियस, नॉर्मली वजाइना अपने में एक वेट ऑर्गन होता है, जैसे हमारा मुंह है, म्यूकोसा या लाइनिंग है जिसकी सीक्रीशन होती है, वैसे वजाइना एक तरह का सीक्रेटिंग सरफेस है। लेकिन जो कोपियस या एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें एक तरह की वाइट डिस्चार्ज हो, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो, ब्राउनिश डिस्चार्ज हो, जिसमें कुछ तरह का स्मेल हो, वो गड़बड़ है। कहने का मतलब बैक्टीरियल वजाइनोसिस कहते हैं जो बहुत कॉमन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं जो एक अलग तरह की एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिसमें एक सफेद पानी आता है। यीस्ट की इन्फेक्शन होती हैं जिसमें बहुत गाढ़ेपन, दही की तरह से सफेद तरह की इन्फेक्शन। गोनोरिया, क्लाइमेडिया में बिल्कुल पानी की तरह से एक डिस्चार्ज आता है। और याद रखिएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो पेल्विस की इन्फ्लेमेशन है उसका आउटलेट भी वजाइना है वहां पे, और फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर। तो डिस्चार्जेस के औरतों में बहुत से कारण हैं।
अनफॉर्चुनेटली फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन इतने हद तक सोशल बॉन्डेज में छिपी हुई है कि इसकी बातचीत कभी हो नहीं पाई, और उसमें अगर उनकी सेक्सुअलिटी को देखी जाए तो उनकी सेक्सुअलिटी बहुत हद तक छिपी हुई है। उनकी विलिंगनेस, उनकी इंटरेस्ट, उनकी अराउजल सब कुछ छिपी रहती है उसमें। अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें स्मेल आ रहा है तो ये सब चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं हॉल्ट करना ही पड़ेगा। गायनेकोलॉजिस्ट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और औरतें अपनी हर प्रॉब्लम के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। तो वजाइनल डिस्चार्ज एक तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकती है, और दूसरी तरफ वजाइनल डिस्चार्ज अपने में एक इन्फेक्शन हो सकती है बिना सेक्सुअल ट्रांसमिशन के। तो ये माना जाए कि जिस तरह से ऑर्गन में इन्फेक्शन हो सकती है, वजाइना में इन्फेक्शन हो सकती है, और वजाइनल इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो, ट्राइकोमोनियासिस हो, सफेद पानी हो, कुछ दही का कुछ आकार का हो, या बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज हो या स्मेली हो, इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, सेक्सुअल इन्फेक्शन के बाद, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद होता है, तो ऑल द मोर ये दोनों दोनों पार्टनर्स को दिखाने की जरूरत होती है। तो अगर सिर्फ अकेलेपन में एक तरह की वजाइनल इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज है, स्मेल है, और ये बढ़ता जा रहा है, इसके साथ फीवर है वगैरह वगैरह, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो औरत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। लेकिन अगर दंपति जीवन में या अगर पार्टनरशिप में ये इन्फेक्शन है, तो पुरुष और स्त्री दोनों को ठीक करना है, दोनों के अंग्स को दोनों डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वजाइनल डिस्चार्जेस के लिए ऑब्वियसली प्रिवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम देखते हैं कि क्लोजली वॉश करें, सफाई मेंटेन करें। सफाई की डिमांड उस एरिया में ज़्यादा है। जब कभी ये ऑर्गन्स बने थे तो पुरुषों और स्त्रियों के ऑर्गन्स ऐसे बनी हुई है, जहाँ स्त्रियों के ऑर्गन में यूरिनरी पैसेज के पीछे वजाइना और रेक्टम बना हुआ है, और ये तीनों का जिस तरह का ओपनिंग है, वो ओपनिंग एक तरह की कॉन्टामिनेटेड रहती है। तो इस कॉन्टामिनेशन को सफाई रखने की जो एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों में है, वो शायद पुरुषों में नहीं है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करते हुए सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद एक सेक्सुअल हाइजीन की कंपोनेंट आती है, जहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हम लोगों ने अपने ऑर्गन्स को क्लीन किए, यूरिन पास किया, सब कुछ वॉश किया, और तभी हम सोने गए, ताकि इन बैक्टीरिया, इन फंगस और इन पैरासाइट्स की वहाँ पे एक तरह की ग्रोथ ना हो, और फिर ग्रोथ बढ़ के फिर लोकल सिम्टम्स ना करे। तो ये अपने में बहुत हद तक छिपा हुआ है। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन की जो पूरी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को मिस करना ठीक नहीं होगा। तो वजाइनल इन्फेक्शन के दो अलग कारण हुए। एक तो औरतों में खुद इन्फेक्शन होना, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, और जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के बाद है, उसमें दंपति या पार्टनरशिप को ठीक करना जरूरी होगा। बिल्कुल। ओके। मैं सर जल्दी से 2-3 सवाल और लेना चाहता हूँ जो कि वाक़ई इम्पोर्टेंट है। एक तो पोर्नोग्राफ़ी को लेकर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जो बताया जाता है जिसको कई लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ़ में उसे वो स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि हाँ, जो होता है वो इसी तरीके से होता है। फिर भले ही वो ड्यूरेशन को लेकर हो या फिर पीनस साइज़ को लेकर हो, लेकिन रियल लाइफ़ जो सेक्स है वो काफ़ी अलग है। तो आप इस पे क्या कहेंगे, जो इसमें क्या ये वाक़ई बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड बताया जा रहा है और ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है? प्रतीक, आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों उसमें ही था। आपने बिल्कुल अपने श्रोताओं को आज तक रेडियो से बताया कि ये एक एग्जैजरेटेड कंडीशन है। ये एक उस तरह की सिचुएशन दिखाई जाती है जो एक तरह का मैन मेड सिचुएशन बनाया गया, जहाँ पे इन अंग को हम टारगेट करके इनको हम स्पेसिफिकली बढ़ावा दे करके उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस को दिखाने की कोशिश करते हैं। पोर्नोग्राफी इस तरह से घर कर गया है अकेलेपन में कि लोग इसको एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार आपने बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स को देखा जिसमें लोग ये सारे स्टंट्स अब परफॉर्म न करें, ये बहुत ही केपेबल स्टंटमैन ही परफॉर्म करता है। ये आपके क्रिकेट मैचेस के बीच में आता है इस तरह के एडवर्टाइजमेंट। वैसे ही पोर्नोग्राफी वैसा हुआ, उस तरह के एडवर्टाइजमेंट हो गई जो शायद आप सिर्फ देख लें, शायद अपने आप को उत्तेजित कर लें, पर उससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें, बिकॉज ये उस तरह की विडंबना है कि आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है। ये सब उस तरह की एक्टिविटी दिखाई जाती हैं जो शायद ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर रहता है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि आपको सिर्फ अराउजल दे दे तो बहुत है, उससे ज़्यादा इसके डेप्थ में जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होता है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका डिमोरलाइज होना, आपके और आपके पार्टनर का इस पे एक्सपेक्टेशन का बढ़ा रहना, और इस तरह से सेक्सुअलिटी की जो पूरी जो साइंटिफिक हेल्थ है, उस हेल्थ पे बहुत चोट पहुंचती है। दंपति जीवन में इस पे बहुत दरार आती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है। आप इस तरह से केपेबल नहीं है, और इस तरह के एक्टिविटीज नहीं है, इस तरह के आपके ऑर्गन्स नहीं है। तो प्रतीक, आपने एक क्वेश्चन में आंसर बताया था कि ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसको आपने एक स्टंट की तरह देख लिया और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को भूल जाएं। मैं यही बोलूंगा जो हम क्रिकेट मैचेस के बीच में देखते हैं और आकर के चुप रह जाते हैं। तो ये वही होगा, इससे आगे ना बढ़े। ओके। और सर ये भी जानना चाह रहा हूँ कि सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप क्या-क्या सलाह देंगे, जिसे सभी को नोट करना चाहिए? जी। बहुत जरूरी है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ये तो अपनी जनरल हेल्थ को पहले मेंटेन करना, अपनी साइंटिफिकली अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को बहुत मेंटेन करना। तो अगर देखा जाए तो वो ऑप्टिमल सेक्सुअलिटी की जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अपने आप को फोकस रखना, अपने काम में फोकस रखा है तो अपनी सेक्सुअल एक्सपीरियंस में भी फोकस रखें। वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अगर आप अकेलेपन में हैं तो आपकी हस्त मैथुन की वो टाइमिंग्स और उतना ही हो, ओवरडू ना करें। एक पार्टनरशिप में जो इंटीमेसी होती है, वो इंटीमेसी इमोशनल और फिजिकल बॉन्डेज होती है, वो सिर्फ फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं है। तो एक तरह की इंटीमेसी डेवलप करना, और उस डेवलपमेंट में आप कई छलांग मार के बाउंड्री से बहुत ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो उसे हम डेवलप ही करते हैं कम्युनिकेशन से, एक एम्पैथी से अपने पार्टनर को पहुंचते हुए। तो अगर हम इतने सच्चे हैं, क्योंकि ये पूरी पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है, तो हमें यूफोरिया लगता है, तो फिर हम डिस्फोरिक नहीं होते, फिर हम अपने आप को गुनगुना नहीं पाते, अपने आप को कमजोर नहीं पाते और डिमोरलाइज नहीं पाते। तो सेक्स उस तरह की एक एडवेंचर होनी चाहिए जिसमें हम कुछ नया खोजते हैं, अपने पार्टनरशिप के बीच में नया खोजते हैं, अपने पार्टनरशिप के साथ एक तरह की इम्पैक्ट एक्सपेरिमेंट है, जो भी कुछ है वो उस दायरे में होता है। तो इसके लिए आपकी हार्ट, आपके खाने पीने का, आपके सोने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, हम सब कोरोना के पहले भूल गए थे कि हमें 6 से 8 घंटे सोने की जरूरत है। सोने से आपकी बॉडी रीजनरेट होती है। तो अगर हम अपने आप को सही सलामत से अपनी हेल्थ को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें खाने पीने की टाइमिंग, सोने की टाइमिंग अगर ये मेंटेन नहीं है, तो आपकी बॉडी रीजनरेट नहीं हो रही है, आपकी बॉडी बिल्कुल उन डेप्थ में जा रही है जहां से फिर रिकवर नहीं हो सकती। तो हर चीज को रीजनरेट होना होता है, हर एक्टिविटी और हर एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना होता है। तो मेरा ये एडवाइस होगा कि अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए जिस तरह का हम इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, उस तरह की रिलेशनशिप को बहुत क्लोजली और बहुत कम्युनिकेटिव वे पे आगे बढ़ाएं। बिकॉज पूरी जो हमारी माइंडफुलनेस है, जिसमें हम कंबाइन करते हैं अपने पार्टनरशिप में, ये एक तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है जो एक पार्टनर को ही समझ पाता है। तो इसके लिए अपनी जनरल हेल्थ को मेंटेन करें, कोई चीज को ओवरडू ना करें, उस तरह के स्टंट्स को देख करके अपने को नीचा या कम ना समझें। सेक्सुअल एक्टिविटी एक लाइफ लॉन्ग फिनोमेना है जो सिंगल कंडीशंस में, एडोलेसेंस में शुरू होता है और जो पार्टनरशिप में और उसके बाद दंपति जीवन में चलता है। मैंने इस पे कभी कोई टाइमलाइन नहीं लगाया है। पुरुष आते हैं जो 60, 70, 80 साल के हैं और डिमांड करते हैं, युवतियां आती हैं जो 40, 50, 60, 70 साल की हैं। तो इस पे कोई टाइमलाइंस नहीं होता, कोई मेनोपॉज नहीं होता है, कोई हाइपोगोनाडिज्म नहीं होती है। इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर कोई डिस्फंक्शन है तो अपने एंड्रोलॉजिस्ट से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, आप टाइम पे अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने डिस्फंक्शन को, अपने इन्फेक्शंस को, आपकी इनकैपेबिलिटी को, जो हो सकता है ये इस जीवन में जहां बहुत सी ऑर्गन्स में चेंज हो रही है। ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जिसकी इंटरनल इम्पैक्ट आपकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से, आपके हार्मोन के सिस्टम से और आपकी ब्लड सप्लाई के सिस्टम से डिपेंड करता है। तो उन मेन ऑर्गन्स को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मेंटेन करें। अगर आप स्मोक करते हैं तो याद रखिए, स्मोकर्स के लिए दंपति जीवन में बहुत मुश्किल है, स्मोकिंग को क्विट करना होता है और इसलिए हम नो टोबैको डे मनाते हैं हर साल जुलाई के महीने में। तो ये सब चीजों को दौर करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बहुत से अंग होते हैं। इन सारे अंग को हम स्मोक ना करें, डायबिटीज मेंटेन करें, दिनचर्या मेंटेन करें, फोकस रखें अपने काम में, सेक्सुअल एक्सपीरियंस को आगे लेके जाएं और एक ऑप्टिमम सेक्सुअलिटी में, अकेलेपन में या अपनी पार्टनरशिप के साथ वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखें जहां कम्युनिकेशन अच्छी है, इंटीमेशन बहुत बढ़िया है, हम अपने आप को यूफोरिक पाते हैं और अपने ही दायरे और अपने डिसिप्लिन में एडवेंचर करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा करके आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह का जो मजा है वो इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल हेल्थ की साइकिल में। इस विडंबना में न रहें कि आप अकेले हैं। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अपने एंड्रोलॉजिस्ट को, अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में, जैसा हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल से मंडे में से सैटरडे तक इस पर गौर करते रहते हैं और लोगों को ठीक करते हैं, एक नई तरह की दिशा देते हैं। उस दिशा में अपने आप को खोजिए और इस मिथ की साइकिल से बाहर निकल के रहिए, ये बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक गुड सेक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है गुड सेक्स? तो गुड सेक्स एक सेक्स की एक कंपोनेंट होती है। जैसे मैंने कहा था कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पुरुष और स्त्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम पाते हैं, मतलब डिमोरलाइज नहीं है या एक दूसरे को नीचा नहीं पाया। दूसरा है, हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हम दोनों कंपीटेंट हैं एक दूसरे को अराउज करने में, उनको कंफर्ट देने में और फिर उनकी ऑर्गेजम तक अचीव करने में। तो गुड सेक्स वो हुआ जिसमें हमारी इमोशनल बॉन्डेज बहुत ही अच्छी है, तभी हमारी फिजिकल बॉन्डेज बहुत ही अच्छी हो पाएगी। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि हमें अपने ऑर्गन सिस्टम्स को मेंटेन करना जरूरी है। ये जो ऑर्गन्स हैं, जो गुप्तांग होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इन सब का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो आपके ब्रेन में है, आपके हार्ट में है, आपके हार्मोन्स में है। तो अगर आप उन सब चीजों को मेंटेन किए तो आप शायद अच्छी सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये पता हो बहुत दंपति को कि पुरुषों के हार्मोन्स सुबह के टाइम में सबसे ज्यादा होते हैं, तो हम इसलिए सुबह ही उनके हार्मोन्स की टेस्ट करते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस होती है।
बहुत से दंपति जो हमारे रूम में आए और कंसल्ट करके गए, उनको पता चला कि एक बहुत टायर्ड माइंड और टायर्ड बॉडी रात को 10 और 12 बजे जो अपने काम से लौटता है, एक सबअर्बन ट्रेन से लौट करके आया और कितने झगड़े और कितने पैसों की बातचीत करते करते वो शायद सेक्सुअली इतने केपेबल आदमी में ना हो। तो उनके लिए वीकेंड, उनके लिए एक सेकंड हनीमून, उनके लिए सुबह के टाइम उनकी सेक्सुअलिटी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो गुड सेक्स के वो सारे कंपोनेंट्स है जिसमें आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है, आपकी अट्रैक्टिवनेस है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो कंपीटेंस है, वो इंटीमेसी है, वो कम्युनिकेशन है, और वो प्लानिंग है, और वो एडवेंचर है जो आपके दायरे में है। और वो गुड सेक्स होगा जिसमें आप परफॉर्म कर सके, वो हफ्ते में एक बार हो, वो हर दिन हो, और वो शायद धीरे धीरे घटता जाए, बिकॉज हर चीज हार्मोन और ब्लड सप्लाई और आपके काम और आपके माइंड से लिंक होता है। तो अपने आप को पहचानना, अपने दंपति जीवन में आगे बढ़ना, वो गुड सेक्स होगा जिसमें आपने सब कुछ अननेचुरल नहीं किया और अपने आप को सही तरह से पाया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहती है और बहुत बार अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं पहचानते, जो बहुत बार नए नवेले मैरिड लोगों में होता है, तो शायद अपने यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पूछें, पहचानें, अपनी बॉडी पार्ट्स को पहचानते हुए अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करें, इन्फेक्शन से बचें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को टाइम पे ट्रीट करें, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक पॉजिटिवनेस लाएं। ये जरूरी है, इसे कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गुड सेक्स। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय। बहुत ही डिटेल में आपने चीज़ें बताई है। मेरे ख्याल से पूरे आधे घंटे की जो चीज़ें वो नोट करने लायक है, ताकि बहुत सारी जो लोगों का भ्रम है वो टूट सके। थैंक यू सो मच सर, आज तक रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपको, और आप आज तक रेडियो को इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को जागरूक करना और इस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मैं आप सबको सलाम करता हूँ और सारे श्रोताओं को नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। तो इससे जुड़ा आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो बेझिझक आप हमें भेज सकते हैं। कोई हमें सलाह देना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, तो radio@aajtak.com पर आप हमें लिख सकते हैं। हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे। साथ ही हेलो डॉक्टर के और भी एपिसोड्स को आप सुन सकते हैं हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, पॉकेट कास्ट और तमाम पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।